हेलो माय लवली स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12वां। तो क्वेश्चन यह है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में जो हमें संबंध दिया गया है r इज इक्वल टू T1 T2 से संबंध तभी होगा जब T1 T2 के समरूप होगा। तो द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। मतलब कि जो हमें ये रिलेशन दिया गया है उसको हमें सिद्ध करना है कि r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहाँ तक पार्ट 1 है। उसके बाद इसको यहाँ से पार्ट 2 शुरू है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 को भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हमें दिया है, जो भी हमें दिया गया होगा उसको अच्छे से हम लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है संबंध यानी कि रिलेशन। तो हम लिखेंगे संबंध, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो संबंध क्या है, संबंध दिया गया है कि T1 T2 से कब संबंध होगा, जब जो T1 है वो क्या होगा, T2 के समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, समरूप। सबसे पहले हम जानते हैं कि समरूप होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, समरूप जो होता है वो त्रिभुज का भी हो सकता है एंड चतुर्भुज का भी हो सकता है। तो जैसे त्रिभुज का मान लेते हैं, त्रिभुज का समरूप कब होगा, जब उनके जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ये है एंड दूसरा त्रिभुज ये है। तो यहाँ पर देखिए, यह इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पर जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण यहाँ पर है, और जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण यहाँ पर है। यदि तीनों कोण इन तीनों कोण के बराबर हैं, एकदम समान है, तभी ये आपका समरूप होगा। ठीक है, एंड दूसरी बात जो हमारी भुजा होगी, भुजा का जो अनुपात होगा वो भी एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं T1, एक त्रिभुज मान लेते हैं T2। T1 का मान लेते हैं 1 2 3, तीन भुजा होती है ना, तीन भुजों में माना। एंड T2 को मान लेते हैं 2 4 6। तो यदि हम इनका अनुपात निकालें तो T1 भागे T2 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 2/4 एंड 3/6। और जब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1/1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 1/2। देखिए जो हमारा इनका अनुपात आया है वो क्या एकदम समान आया है। तो इसका मतलब ये भी हमारा समरूप हो जाएगा, अर्थात उनके कोण बराबर होना चाहिए एंड उनकी जो भुजा होनी चाहिए उसका जो अनुपात होगा वो एकदम बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समरूप का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारा आर है, जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब ये होता है कि वो जो संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य संबंध भी होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। स्वतुल्य संबंध यह होता है कि समुच्चय में जितने भी अवयव हों, मान लेते हैं समुच्चय में ए अवयव है तो एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए। तो इसमें हमें एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, माना त्रिभुज कौन सा, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि सभी का संबंध खुद के साथ होना चाहिए, यानी कि टी दिया गया है तो टी का संबंध टी के साथ होना चाहिए। तो हमने संबंध तो बना दिया, लेकिन क्या ये इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि T1 का संबंध T2 से तभी होगा जब T1 T2 के समरूप होगा। अर्थात यहाँ पर हमें कहा है, यहाँ पर TT है, मतलब T का संबंध T से तभी होगा जब T जो है वो T के समरूप होगा। समरूप का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि उसकी कोण बराबर हो, उसकी भुजा का जो अनुपात हो बराबर हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है, अर्थात जो प्रत्येक जो त्रिभुज होता है वो खुद के समरूप ही होता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज मैंने यहाँ ले लिया एंड यही सेम त्रिभुज हमने यहाँ पर भी लिया है, तो ये दोनों समरूप होंगे ही। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। जब स्वयं के समरूप होगा तो इसका मतलब उसका खुद संबंध खुद से होगा। जब संबंध खुद से हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, स्वतुल्य संबंध बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो हमारा स्वतुल्य सिद्ध हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे सम्मित का। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालेंगे सम्मित। तो ध्यान से देखिए, सम्मित किसे कहते हैं।
सममित ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है तो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। तो इसमें भी हम मानेंगे कुछ ना कुछ। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, इसमें दो त्रिभुज लेंगे, पहला T1 एंड T2, और ये कहाँ से आएंगे, ये आप क्या आएंगे, समुच्चय से आएंगे, जो हमें समुच्चय क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो T है ना, ये भी आपका समुच्चय से ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको भी। तो क्या कह रहा है कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, यानी कि T1 का संबंध T2 के साथ होना चाहिए। तो T1 का संबंध T2 कब होगा, जब T1 T2 के समरूप होता है। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे T1 T2 के समरूप है। अब देखिए ए का संबंध बी के साथ हो गया, लेकिन बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए समूह सममित में। तो यहाँ पर देखिए टी का संबंध T2 के साथ हो गया, तो T2 का संबंध भी T1 के साथ होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, जो T1 है वो T2 के समरूप है, तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं हो सकता? जी बिल्कुल होता है। यदि ये त्रिभुज इसके समरूप है तो क्या ये त्रिभुज इसके समरूप नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। इसलिए लिखेंगे कि T2 T1 के समरूप है। जब ये इसके समरूप हो जाएगा तो हमारा जो R होगा वो क्या हो जाएगा, वो सममित संबंध भी सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम सिद्ध करेंगे संक्रामक को। तो यहाँ पर एक हेड डालेंगे संक्रामक। संक्रामक संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक ये कहता है कि यदि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध किसी तीसरे यानी कि सी के साथ है, तब इसका पहला और इसका आखिरी यानी कि ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। तो इसमें हमें तीन त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे T1 T2 एंड T3, जो कहाँ से आएगा, हमारे समुच्चय से आएगा। तो यहाँ पर देखिए T1 का संबंध T2 से बनाएंगे, और जब इस T1 का संबंध T2 से बनाएंगे क्या होगा, T1 कहाँ गया, ये रहा। जब T1 का संबंध T2 से बनाएंगे तो T1 T2 समरूप होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि T1 T2 के समरूप है। और देखिए अब इसके बाद B का संबंध किसी तीसरे यानी सी के साथ बनाना पड़ेगा, उसी प्रकार T2 का संबंध किसी तीसरे यानी कि T3 के साथ बनाना पड़ेगा। तो जब इसके साथ समरूप इसके साथ बनेगा संबंध होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, T2 का संबंध T3 के समरूप है। अब देखिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 एंड इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए, जब T1 जो है वो T2 के समरूप है और जो T2 है वो T3 के समरूप है, तो क्या जो T1 है वो T3 के समरूप नहीं होगा? T1 T2 के समरूप है एंड T2 T3 के समरूप है, तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि जो हमारा T1 है वो T3 के साथ भी संबंध बनाएगा। जब ये T3 के साथ संबंध बनाएगा तो इसका मतलब जो हमारा R है वो क्या होगा, एक संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। तो अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 ये है कि भुजाओं 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज T1 है, यानी कि हमें T1 दिया गया है 3, 4, 5 एंड भुजाएं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 है, यानी कि हमें T2 दिया गया है 5, 12 और 13, और हमें T3 दिया गया है 6, 8, 10। यहाँ पे 6, 8, 10 हमें दिया गया है T3, और लिखा गया है वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए T1 T2 संबंध कब होंगे, जब T1 जो है वो T2 के समरूप होगा। सिंपल सी बात है, ये आप शुरू से पढ़ते जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो वही चीज़ है कि T1 T2 के समरूप होगा तभी तो संबंधित होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं भुजा। तो मैंने भुजा के लिए सिंपली बताया था कि भुजा के जो अनुपात होते हैं वो समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसमें यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें T1 और T3 की जो अनुपात होगा वो एकदम बराबर होगा। चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से T1 भागे T3 करेंगे तो आएगा हमारा, देखिए इसमें 3
4 5 है एंड T3 हमारा है 6 8 10 है। और जब इसको हम भाग करेंगे, काटेंगे सभी को, तो हमारा आ जाएगा 1/2, 4 दूनी 8 यानी 1/2, 5 दूनी 10 यानी 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि T1 जो है वो T3 से क्या है, T3 से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज T1 और T3 के परस्पर संबंधित है। तो आई होप हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां था, बहुत ईजी था और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए और जब भी ये बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आए तो उसे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13वें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।